हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम क्लास 12th, कौन सी क्लास रहेगी आपकी, क्लास 12th का हम लेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में क्या देखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखने वाले हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर आता है सबसे पहले कि चार्ज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इज प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज एक मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसके कारण उस पर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उसको एक्सपीरियंस करता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी होती है इसकी। जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बेटा, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे। पहले देख लेते हैं कितने टाइप इसके होते हैं। तो इसमें आ जाता है देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ चार्ज। जो चार्ज होते हैं आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से आप समझ सकते हो जो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को दर्शाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बेटा आपका इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के साथ हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर। जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है, एडिटिव होता है। इसका मीन्स क्या है कि इट मीन्स टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ द एलजेब्रिक सम ऑल द चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी पर जितना चार्ज होता है, अगर उसका टोटल चार्ज आपसे पूछा जाए तो उसका क्या करना पड़ेगा, आपको एलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एलजेब्रिक सम। और एलजेब्रिक सम से आप बता पाओगे कि उस पर कितना चार्ज है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एडिटिव नेचर इसका होता है। जो किसी भी बॉडी पर जितना भी चार्ज है उसका क्या होता है, ये एडिटिव नेचर दिखाता है। उसका सम करते हैं, टोटल एलजेब्रिक सम करते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव जो भी उसके ऊपर साइन होता है उसी के साथ इसको हम लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एडिटिव नेचर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या देखते हैं बेटा कि द चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। कि मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, अगर उसको देखा जाए तो वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का होल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब होल मल्टीपल, एक पूर्ण नंबर, होल नंबर होता है, उसका मल्टीपल किया जाए तो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Q = ±NE। अब जो यहाँ पर N है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और जो E जो दे रखा है ये इंडिकेट करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो ये थ्योरी के बेस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसकी थ्योरी कंप्लीट करा देते हैं। फिर इसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके डाले हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल इसके मैं डाल चुका हूँ। फिर आता है थर्ड पॉइंट जो है आपका, वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कंजर्वेशन वर्ड क्या होता है। कंजर्वेशन से ये समझ में आता है कि किसी भी कोई भी आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, एनीथिंग, कोई भी प्रोसेस है उसको अगर कर रहे हो आप, तो प्रोसेस को कंप्लीट होने से पहले और कंप्लीट होने के बाद जो भी उस पर चार्ज होगा, चार्ज को चलो चार्ज को बाद में देखते हैं, कि जो भी उसका मास पहले होगा, कि जितनी भी उसमें जितना मास पहले होगा इतना ही मास प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रहेगा, तो उसको तो बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इन एनी फिजिकल प्रोसेस द चार्ज मे गेट
ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू द सिस्टम टू अनोदर। किसी भी फिजिकल प्रोसेस में जो चार्ज होता है वो ट्रांसफ़र हो सकता है वन से अनोदर सिस्टम में, ठीक है। बट द नेट चार्ज विल ऑलवेज रिमेन सेम। लेकिन अगर टोटल चार्ज उसका देखा जाएगा तो कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो ये इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है कि Na पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर माइनस चार्ज होता है, दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, NaCl। तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज, और इधर कोई चार्ज है नहीं है तो क्या लिखोगे, 0। इधर देख लो टोटल करके तो क्या हो जाएगा, +1 और -1 दोनों को ऐड करोगे तो 0, और इधर भी आप देख रहे हो 0। तो इसी से क्या निकलता है कि प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले और कंप्लीट होने के बाद जो चार्ज है वो कितना है, 0। टोटल चार्ज जो है वो 0। फिर थर्ड पे हम पढ़ते हैं कि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर लाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर पॉजिटिव को हम सामने लेके आते हैं तो क्या होगा, उनमें रिपल होगा। नेगेटिव को सामने लेके आते हैं तो उनमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव के सामने लेके आएंगे तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। फिर इसके बाद आता है बेटा जो फिफ्थ पार्ट है आपका, वो क्या है, चार्ज क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसको आप अच्छे से ध्यान रख लें, चार्ज आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और जब चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो भी क्या हो जाती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन उसको हम थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो अभी तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजली। कैसे क्या होते हैं कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से क्या कर लेते हैं, पास थ्रू कर लेते हैं, ईजली पास थ्रू हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, कंडक्टर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लिया सिल्वर, तो सिल्वर जो होता है बेटा वो तो गुड कंडक्टर होता है इसका, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। कॉपर और आयरन फिर तो ये होते ही हैं, और सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए तो सिल्वर हो जाता है। फिर आ जाओ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर वो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। दे आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स। इसको डाई इलेक्ट्रिक्स कॉन्स्टेंट जैसे डाई इलेक्ट्रिक भी बोल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स। और दे ऑफर्ड हाई रेसिस्टेंस टू पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने की कोशिश भी करते हैं तो बहुत हाई रेसिस्टेंस ये फ्लो करता है, मतलब ऑफ़र करता है बहुत हाई रेसिस्टेंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। इसके लिए एग्जांपल ले लो, ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, माइका हो गया, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इतने इजी क्वेश्चन शायद पेपर में ना बने, लेकिन थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर के बारे में, तो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से आप उनको कर पाओगे। अब देखते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज। अब भाई ये हम क्या मेथड पढ़ रहे हैं कि किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर पाएंगे। तो सबसे पहला आ जाता है भाई चार्जिंग बाई फ्रैक्शन। अब हम किसी बॉडी को फ्रैक्शन करा करके भी चार्ज कर सकते हैं। बताओ कितने मज़ेदार टॉपिक है इसमें ये, फ्रैक्शन करके बताओ कैसे चार्ज कर पाओ। तो देखते हैं कैसे चार्ज हो, बड़े आराम से चार्ज हो जाता है कि देन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर। एक दूसरे से रगड़ो बॉडी को, कोई भी दो बॉडी ले लो अपने पास, उन दोनों को एक दूसरे से रगड़ दो। द फ्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज कॉजेज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब हम दोनों बॉडीज़ को आपस में फ्रैक्शन कराएंगे, रगड़ेंगे, तो क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखो एक थोड़ा सा समझो कि एक ये बॉडी हो गई, एक ये बॉडी हो गई, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन करा रहे हैं दोनों का। जब दोनों बॉडी को आपस में फ्रैक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे।
जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, जिस पे से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज आने पर ही क्या हो जाती है, बॉडी चार्ज हो जाती है। यही हम इसमें बता रहे थे। तो बॉडी क्या हो जाती है, फ्रैक्शन करने से भी चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब ये क्लियर नहीं होता है कि दोनों बॉडियों में से किस बॉडी पर पॉजिटिव है, किस बॉडी पर नेगेटिव है, क्योंकि दोनों का फ्रैक्शन करा रहे हैं। लेकिन टोटल चार्ज क्या होगा, दोनों का 0 रहेगा। चलो देखते हैं क्यों रहेगा 0, उसको भी आप समझ पाओगे अभी। तो कॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनोदर, देन एज ए रिजल्ट बोथ बॉडीज बिकम्स चार्ज। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि दोनों बॉडी चार्ज हो जाती हैं। तो द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज पॉजिटिवली, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उस पर आपका नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। तो इससे आप समझ पाओगे कि किस तरीके से बॉडी को हम चार्ज करते हैं फ्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लो भाई, रबिंग ग्लास रॉड विथ सिल्क। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ोगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है, बहुत ही आराम से आप समझ सकते हो। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो भाई, तो किससे चार्ज करते हो, वायर का यूज करते हैं नहीं करते हैं। अब ये मत समझना कि चार्जर का यूज करते हैं, चार्जर तो चलो उसमें लगाते ही हैं, लेकिन डायरेक्ट फ़ोन को थोड़ी लगा देते हैं उसमें। तो क्या लगा होता है, एक वायर का यूज करते हैं। यहाँ पे आपका फ़ोन चार्ज लग गया और यहाँ पे आपका स्विच हो गया। ठीक है, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन कैसे देखते हैं इसको, कि वैन ए चार्ज बॉडी इज मेड टू टच एन अनचार्ज बॉडी, टच एन अनचार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी के साथ उसको टच करा दें तो सम ऑफ द चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी इन ट्रांसफर टू द अदर बॉडी, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन। जब एक चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी हो गई, इस पर कैसा चार्ज लिया है हमने, पॉजिटिव चार्ज। इससे हम एक अनचार्ज बॉडी को क्या करा रहे हैं, वायर की हेल्प से इसको टच करा रहे हैं। जैसे टच करेंगे तो यहाँ से जो भी कुछ चार्ज जितना इसके पास जाएगा, कहने का मतलब ये है इस जब इससे टच होगी ये बॉडी तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आपका आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये भी आपकी जो बॉडी है वो भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो ये होता है आपका चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब आगे चलते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन, जो थोड़ा सिलेबस से आपका हटा दिया गया है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ये, देख लो, कोई इतना टफ नहीं है। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी बाई ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर बाई इट विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज इज नॉन एज चार्जिंग बाई इंडक्शन। भाई क्या करना है इसमें, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेके आना है, लेकिन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ये चार्ज बॉडी और ये अनचार्ज बॉडी। अब थोड़ा सा ये डाउट तो नहीं हो रहा है तुम्हें कि अनचार्ज बॉडी क्या होती है। भाई अनचार्ज बॉडी वो होगी जिस पर बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल। जितने पॉजिटिव है उसके पास उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इससे क्या हो जाती है, वो न्यूट्रल बॉडी हो जाती है। और ये चार्ज बॉडी है पहले से ही, क्यों भाई, इस पर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है बस। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको आपको इतना विस्तार से देखना नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा याद रखो कि चार्जिंग बाई इंडक्शन होता क्या है। इसमें अर्थिंग करते हैं तो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज लेकर के ये पार्ट को न्यूट्रल बना लेता है, तो फिर जो लास्ट में क्या बच जाता है इस पर नेगेटिव चार्ज। ये आपके सिलेबस में इतना है नहीं, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। चार्जिंग बाई इंडक्शन आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन चार्जिंग बाई फ्रैक्शन और चार्जिंग बाई कंडक्शन ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। देखो जो भी आप पढ़ोगे आप ये समझ के पढ़ो, उसको समझो कि ये आपके पेपर में आने वाला है। अगर ये समझोगे कि नहीं आएगा, ये इतना छोटा नहीं पूछा जाता है, जब छोटा नहीं कर सकते तो बड़ा कहाँ से कर लोगे, पहले छोटा सीखना पड़ेगा बेटा। फिर अब देखते हैं हम इसमें क्या देखेंगे, अब हम कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो ये देखते हैं इसमें क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
between two charged objects is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them and act along the line joining their center। क्या समझे? कुछ नहीं समझे सर। अरे समझना है ही क्या है इसमें भाई, दो चार्ज बॉडी, एक बॉडी चार्ज बॉडी ये हो गई, एक चार्ज बॉडी ये हो गई। जब जो इसका फोर्स होता है वो इन दोनों चार्ज बॉडियों पर जितना चार्ज है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और जो बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो दो इक्वेशन इसमें बनती हैं, इन इक्वेशनों को आप याद रखो। इसका मतलब भी यही बताया गया है इसमें कि कोई भी दो चार्ज बॉडी हैं उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं हम। अब जब इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई, इक्वेशन सेकंड ये बन गई, जब दोनों इक्वेशनों को हम जब कंबाइन करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा यहाँ से भाई, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इक्वल। जब इक्वल आएगा तो भाई कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो लेना पड़ेगा, तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर k, और जो k की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो कंप्लीट फार्मूला आपका बनता है वो ये हो जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एन। और k क्या हो गया यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, जिसको हम ऐसे भी, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, यहाँ तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा गया है। इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और जो इसमें एप्सिलॉन नॉट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कैसे निकाली हमने बेटा? ये इसकी हेल्प से निकाली, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना है इन चीज़ों को। और जो के होता है आपका, ये जो वाला के है, ये किस पर डिपेंड करता है? यूनिट एंड मीडियम पर भी ये डिपेंड करता है कि उसमें एयर ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं, तो उस पर बेटा ये डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। मैं जो रेड लाइन जो अभी मैंने खींची है इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब क्या देखना है इसमें हमें? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या लेना है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा भाई? देखो कूलम्स लॉ भी पढ़ ही लिया हमने, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा ये बताना है। तो वेक्टर मीन्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। वेक्टर फॉर्म को बोलते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो फोर्स वाला फॉर्मूला हो गया जो अभी पढ़ा था, ये इसका मैग्नीट्यूड था। और अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो क्या कर देना है? डायरेक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बात ख़त्म। तो इस तरीके से आपको एक फिगर बनाना है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। इसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों की क्या हो गई? पोजीशन हो गई। ये पोजीशन, ये पोजीशन, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गए दोनों, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो दे रखा है बीच का, वो कितना हो गया बेटा? अगर आप Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हो तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और Q2 से Q1 की तरफ देख रहे हो बेटा, डायरेक्शन देख रहे हो इसकी, तो R12 वेक्टर। और दोनों पर जो फोर्स लगने वाला है, जो Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? F12। और Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो F21 लगेगा। और अभी इन दोनों फोर्सों को हम इक्वल प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब बेटा हम F12 निकालेंगे ये वाला, तो क्या रहेगा? Q1 Q2 अपॉन R12। और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी क्या? 12। भाई डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है, ध्यान देना बेटा, ये वाला, ठीक है। अभी इसको हटा देता हूँ मैं।
ये डायरेक्शन इसकी हो गई। तो जब कैप लगा देते हैं तो डायरेक्शन वेक्टर हो जाता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर उसको बोल देते हैं। फिर इसी तरीके से आप एफ वेक्टर 21 निकाल सकते हो। तो के Q1 Q2 अपॉन R21 और ये R1 21 हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर लगा लेना, ये स्क्वायर लगेगा यहाँ पे और यहाँ स्क्वायर लगेगा, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। चलो मैं इसको ब्लैक पेन से कर देता हूँ, एक सेकंड रुकना बेटा। ये स्क्वायर छूट गया है मुझसे, कैसे छूट गया पता नहीं। इसमें ब्लैक पेन यूज करते हैं और इसको ब्लैक से ही बना देता हूँ मैं। थोड़ा सा वेट कर लो बस। देखो एक तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, एक यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर लग गया। अब आगे आते हैं। अब दोनों इक्वेशनों को जब हम कंबाइन करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब ये एक वेक्टर फॉर्म हो गई, ये वेक्टर फॉर्म हो गई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। नाउ R12 कैफ इजकल टू माइनस R21 कैफ। ये किस बात को इंडिकेट करता है बेटा? कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। नेगेटिव लगाया है, दोनों की डायरेक्शन अलग है, डिस्टेंस दोनों का सेम है। डिस्टेंस दोनों का क्या है? सेम। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है। भाई नीचे की तरफ हो गया नेगेटिव, ऊपर की तरफ हो गया पॉजिटिव। एक को आप पॉजिटिव लोगे तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा? आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर दोनों को आप उसमें इक्वल में लिखना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप इसको इक्वल में लिखना चाहते हो तो दोनों को कैसे लेना पड़ेगा बेटा? एक को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव, इक्वल लिखना चाहते हो तो, ठीक है। अब इसके साथ हम इक्वेशन फर्स्ट को इसके साथ कंबाइन करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो थी, अब इन दोनों को क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। भाई देखो यहाँ पे जो ये था, ध्यान देना मैं किसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो था इसको हम हटा देंगे, इसकी जगह क्या ले लेंगे? -21 R21 कैफ। तो ये न्यू इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को हम सेकंड के साथ ले लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, जब दोनों को हम कंबाइन करोगे तो यहाँ से आप क्या पाओगे? कि दोनों में फोर्स इक्वल है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अलग है। देखो F12 बराबर F12 बराबर F21, लेकिन सिर्फ क्या लगाया गया? नेगेटिव। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन फोर्स आपका इक्वल उसमें लग रहा है अमाउंट में, ठीक है। तो ये जो कंडीशन निकल के आती है भाई, F जो 12 है आपका वो बराबर हो गया -F21 के। और यही जो कंडीशन है, ये जो आपका लॉ ऑफ मोशन होता है ना, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको फॉलो करता है। यही कूलाम का नियम, यहाँ पर जो कूलाम का नियम है आपका, लॉ ऑफ कूलाम्स लॉ जो है वो थर्ड लॉ का क्या करता है? यहाँ पर पालन करता है। यहाँ से आप समझ सकते हो इस बात को कि एक्शन रिएक्शन पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से ध्यान है आपको। जब बॉल को हम किसी वॉल पर मारते हैं, दीवार पर मारते हैं, तो बॉल उसी स्पीड से वापस आती है। तो इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो क्या टॉपिक है? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है इसमें? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो इसमें आप किस तरीके से इसको समझ पाओगे बेटा? देखो कोशिश करोगे, ये आपका पहले फिगर बनाओ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, फिर हमने इस पर 3 चार्ज पॉइंट ले लिए, ये रहे पॉइंट चार्ज, ये हो गए आपके 3 पॉइंट चार्ज। और तीनों की पोजीशन हमने कहाँ से बताई है? ओरिजिन से, ओ से, 0 से मतलब। तो इसकी हो गई R1 वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर हो गया R2, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R3, ठीक है। अब ये तीनों पर जो फोर्स लगेगा, तीनों के कारण वो कितना फोर्स होगा? तो देखो Q1 Q2 और Q3 और Q2, तो कितना फोर्स होगा? देखो जो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा वो लगेगा F21, और जो Q3 है, जो Q2 पर फोर्स लगाएगा वो होगा F23। तो ये दोनों फोर्स होंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो। ये फॉर्मूला आपका हो गया जो पढ़ा था हमने, इसी तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, पता नहीं क्यों ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी कंडीशन बन जाती है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखोगे,
समझ तो चुके होंगे। क्या लिखोगे, Q2Q3 अपॉन R32। भाई वही फार्मूला, तो बेसिक फार्मूला तो वही है आपका। क्या फार्मूला था बेसिक, पता है कि नहीं पता है? कूलाम्स लॉ जो निकाला था अभी, ये वाला, ये है बेसिक फार्मूला। इसको याद रखो बस, डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये नेट फोर्स निकालने का एक फार्मूला और यूज करते हैं हम यहाँ पर, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ये फार्मूला रिजल्टेंट वाला जो यूज करते थे ना, कुछ इस तरीके से फार्मूला यूज करते हैं। एफ नेट इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और ये आपका किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर। ये फार्मूला आपको याद रखना। अब एंगल कैसे निकालोगे भाई, तुम्हें सोच रहे हो एंगल कहाँ से आ गया इसमें। तो देखो एंगल ये रहेगा। अब इस जो फिगर फर्स्ट जो मैंने लिया है, इसमें दोनों चार्ज की डायरेक्शन किधर है, फोर्स वो जो लगा रहे हैं वो किधर लगा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट। दोनों का फोर्स किधर दिखा रखा है, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट दिखा रखा है। तो दोनों फोर्सों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 0। और जिस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, एफ दो फोर्स हो गए आपके, और ये 2F² हो जाएगा क्योंकि F1 मल्टीप्लाई F2, और ये आपको cos 0। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला मिल जाता है। जब दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हों और डायरेक्शन एक ही हो, उनकी अब सेम डायरेक्शन रहेगी, तो उनके बीच का जो एंगल रहेगा बेटा वो 0 रहेगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसके अपोजिट सेम ये हो गया, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, जो ज़्यादा फोर्स होगा उसमें से कम फोर्स जो होगा उसको माइनस कर देंगे। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो। तो सेम मैंने एंगल यूज किया है, एंगल को चेंज किया है बस, और सब कुछ वही है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आपको 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री एंगल होगा दो फोर्सों के बीच में। ये आपका एक F ये हो गया, एक F ये हो गया। तो दोनों फोर्सों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तब आपका फॉर्मूला ये मिलेगा कि F नेट इक्वल टू √2F। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और इसी के साथ क्लास को हम बंद करेंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, स्क्रीन पर देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। अकॉर्डिंग कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखो दोनों की डायरेक्शन जो है किधर है, एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन दिख रही है। तो एक की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ और एक की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ। तो दोनों फोर्सों का जो चार्ज जो है, चार्ज के अकॉर्डिंग आंसर देना, फोर्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना। सिर्फ फोर्स से आप ये समझ सकते हो कि इसकी डायरेक्शन ऐसे और इसकी डायरेक्शन ऐसे, मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन। और जब भी अट्रैक्शन होता है तो आप समझ जाओगे कि दोनों का चार्ज क्या है, अलग अलग है। और जब नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और जो नेगेटिव रहेगी तो बेटा वो 0 से छोटी रहेगी। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ इतना एंड इतना। तो प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। एयर के अंदर दो चार्जों को 30 सेंटीमीटर के बीच में रखा गया है। बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो अब ये बताना है कि फोर्स कितना लगेगा। तो Q1 आपका ये हो गया, Q2 ये हो गया, बीच का डिस्टेंस हो गया R कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसमें ये आप अच्छे से याद रखोगे कि जब भी चार्ज सेंटीमीटर में दे रखा होगा उसको हम मीटर में चेंज करेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए सिर्फ हमें 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देना है, जो मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ से अब सीधे अब फॉर्मूला यूज करेंगे। कूलाम्स लॉ से ये फॉर्मूला हमको मिला था। तो F = K Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, अभी मैंने बताई थी कि 9 × 10⁻9 होती है। और Q1 आपका दे रखा है ये, Q2 आपका ये, और इसको आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करोगे तो F आपको कितना मिल जाएगा बेटा,
F इजकल टू 6 × 10⁻³ न्यूटन। और ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला, ये आपको सॉल्व करना है खुद से। ये आपका होमवर्क है और हम इसी के साथ क्लास को बंद करते हैं। राधे राधे।